हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सभी के? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। बेटा, मैं आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जब 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो जीएसटी इंट्रोड्यूस के इंट्रोडक्शन के टाइम पे कौन कौन से पुराने टैक्सेस को अबॉलिश किया गया, मर्ज करके जीएसटी बनाया गया, और कौन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जिनको अभी तक जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं किया गया, क्या कारण था उनको मर्ज क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में भी मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अनअकैडमी पे वी पीपल ट्राई आर लेवल बेस्ट टू स्ट्राइव फॉर द बेटर एंड बेटर एंड बेटर परफॉर्मेंसेस, एंड उसी बेटरमेंट की सीरीज में वी आर हेयर with our unique feature which is called as ask a doubt। ये बिल्कुल ही नायाब और बहुत ही बढ़िया फीचर हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स के लेके आए हैं। आपको कभी भी किसी प्रकार का डाउट किसी भी सब्जेक्ट में, फाउंडेशन के, इंटरमीडिएट के, फाइनल के डाउट सब्जेक्ट में हो तो आप तुरंत उसका डाउट पूछ सकते हैं, और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको अर्लीस्ट पॉसिबल उसका सोल्यूशन दें, और सोल्यूशन भी वीडियो सोल्यूशन हम आपको दें। आपने ये डाउट कैसे पूछना है उसके लिए मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। आपको अपना अनअकैडमी लर्नर्स ऐप खोलना होगा, और अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर ये डाउट का फीचर है। याद रखिएगा, ये जो डाउट का फीचर है, आस्क अ डाउट का जो फीचर है, इसमें आप अपने अनलिमिटेड टाइम्स जितने चाहें उतने डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितनी बार पूछना चाहें उतनी बार पूछे, जिस समय पूछना चाहे उस समय पूछिए। रात के अगर 2 बजे भी अगर आप कोई सोल्यूशन कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको डाउट आता है, डाउट पूछिए, उसी समय तुरंत पूछिए, एंड वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। इसके साथ साथ में बेटा हम आपको सोल्यूशन देंगे हाई क्वालिटी वीडियो में, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, और एग्जैक्ट जो डाउट आपका है उस एग्जैक्ट डाउट से रिलेटेड हम आपको एग्जैक्ट वीडियो बना के उसका सोल्यूशन देंगे। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, एक्यूरेट सॉल्यूशंस और लाखों क्वेश्चंस के एक्यूरेट सॉल्यूशंस हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। आपने ये डाउट पूछना कैसे है उसके कुछ स्टेप्स हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर डाउट एंड सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो खुल जाएगा जहाँ पे आप पिक्चर क्लिक करके, या अपनी गैलरी में से अगर आप चूज करते हैं, आपने पहले से पिक्चर क्लिक किया हुआ है, या उस समय इंस्टेंटली अगर आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा, और पिक्चर को क्लिक करने के बाद उसको प्रॉपर क्रॉप अप कर लीजिएगा, जस्ट टू मेक इट अ फोकस कि आपका जो डाउट है वो सिर्फ इस एक छोटे से पॉइंट के ऊपर है। तो वो आप इमेज क्लिक करके हमें भेज दीजिए। साथ में आप ये जरूर बताइएगा कि जो आप ये डाउट पूछ रहे हैं ये कौन से सब्जेक्ट का है, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, क्या ये सीए फाउंडेशन का है, सी इंटरमीडिएट का है, कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से चैप्टर का है, ये ज़रूर इसमें मेंशन कीजिएगा। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी से आप ये मेंशन करेंगे, हम उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी से एंड तुरंत हम आपको उसका रिप्लाई कर पाएंगे। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। डाउट पूछते समय आप मल्टीपल डाउट्स एक बार में मत पूछिए, एक सिंगल इमेज में मत पूछिए। अगर आपके 5 डाउट्स हैं तो 5 अलग अलग बार इमेज क्लिक कीजिए और इमेज को अपलोड कीजिए। एक इमेज के अंदर 5 डाउट्स मत पूछिए। कीप 1 डाउट एंड 1 इमेज। इसके साथ साथ में कोशिश कीजिएगा कि आप हैंड रिटन क्वेश्चंस का डाउट ना पूछें। जो भी आपके पास प्रिंटेड मटेरियल है उसका ही डाउट पूछे। इसके पीछे कारण है, हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं उसमें कई बार लैंग्वेज या फिर कई बार जो इमेज है वो ब्लर हो जाती है, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है, जिसकी वजह से जवाब देना कई बार मुश्किल हो जाता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ जो प्रिंटेड मटेरियल है उसी की इमेज क्लिक करके हमसे डाउट्स पूछेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक डाउट एक बार में पूछें, बिल्कुल क्लियर 100% क्लियर इमेज होनी चाहिए। फोटोग्राफ क्लिक करते समय ब्लरनेस उसके अंदर ना आए, इस बात का आपको इंश्योर करना होगा। आप जो भी एमसीक्यूज है, जो भी टॉपिक के ऊपर कुछ पूछ रहे हैं उसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, सब टॉपिक का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। और साथ साथ में अगर आपके पास कोई किताब है तो किताब में से या सॉफ्ट कॉपी में से उसका डायरेक्ट इमेज लेंगे
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ डाउट्स पूछें अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू सर्व यू, एंड आई थैंक यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अनअकैडमी for this feature. It has been introduced for on your demand to serve you better in the near future. मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सब इस फीचर को यूज़ करेंगे और अच्छे से यूज़ करेंगे। और अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो टॉपिक जो कि सबका काफ़ी चहेता टॉपिक है, दैट इज़ व्हाट ऑल टैक्सेस हैव बीन मर्ज्ड एंड व्हाट ऑल टैक्सेस हैव नॉट बीन मर्ज्ड while introduction of GST, and here is the video for you all. Happy learning. तो ये बात हम लोगों ने सीखी। अब एक और बहुत ज़रूरी बात कि साहब जब GST इंट्रोड्यूस हुआ तो कौन कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के, कौन कौन से टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के मर्ज कर दिए गए, जिनको मर्ज करके GST इंट्रोड्यूस हुआ, और कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको अभी तक मर्ज नहीं किया गया। ये टॉपिक अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप हेडिंग दीजिए टैक्सेस दैट हैव बीन मर्ज्ड एंड टैक्सेस दैट हैव नॉट बीन मर्ज्ड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग GST। तो हेडिंग देखिए टैक्सेस मर्ज्ड, टैक्सेस which have been merged to form GST। कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनको मर्ज किया गया GST बनाने के लिए। ध्यान से लिखिएगा, फॉलोइंग टैक्सेस या फॉलोइंग सेंट्रल टैक्सेस have been merged into GST। ये सारे के सारे टैक्सेस GST में मर्ज हो गए। कौन कौन से? यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ऑब्वियस ही बात है पेट्रोलियम को छोड़ के, इस बात का ध्यान रखिएगा। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, surcharge and cess of excise, central sales tax, service tax, countervailing duty, countervailing duty of customs, special additional duty of customs, साथ साथ में ध्यान रखिएगा following state government taxes, have been merged। ये स्टेट टैक्सेस हैं जिनको मर्ज कर दिया गया। फॉलोइंग स्टेट टैक्सेस हैव बीन मर्ज्ड। कौन कौन से स्टेट टैक्सेस को मर्ज किया गया? लोकल सेल्स टैक्स, जिसे LST का नाम भी दिया जाता है, टैक्स ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग्स, बेटिंग्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स,
entertainment tax, entertainment tax, tax on advertisements, tax on advertisements, surcharge and cess on various taxes, entry tax, or you may say as octroi, octroi जिसे चुंगी भी हम लोग कहते हैं। कुछ और ऐसे टैक्सेस जिनको मर्ज नहीं किया गया, फॉलोइंग टैक्सेस have not been, following taxes have not been merged. इन सारे टैक्सेस को अभी तक मर्ज नहीं किया गया। पहला BCD, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी। दूसरा ADD, एडिशनल, sorry, not additional, anti-dumping duty, anti-dumping duty। तीसरा countervailing, countervailing duty on subsidized articles, on subsidized articles or goods। Point number 4, electricity tax। Point number 5, property tax। Point number 6, stamp duty। Point number 7, export duty। Point number 8, road tax। Point number 9, toll tax। Point number 10, taxes charged by लोकल अथॉरिटी। कोई भी टैक्स लोकल अथॉरिटी चार्ज कर रही है, और ऐसे और बहुत सारे हैं, एटसेट्रा लिख दीजिएगा। तो मैंने आपके साथ यहाँ पे ये मेंशन किया कि कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए और कौन कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं हुए। इनके बारे में डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इनके बारे में डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ। आइए जल्दी जल्दी से हम इसको स्टार्ट कर दें। जल्दी जल्दी से हम इनको स्टार्ट कर दें। लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। सुनिएगा ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हो गए और कौन कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनको मर्ज कर दिया गया, एक बना दिया गया और जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। कौन कौन से टैक्सेस हैं? पहला, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले की क्लासेस में कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी और लग रही है, ड्यूटी के ऊपर ड्यूटी लग रही है जिसकी वजह से कास्केडिंग इम्पैक्ट हो रहा था, उसको भी अबॉलिश किया गया। सरचार्ज और सेस, अगर एक्साइज ड्यूटी के ऊपर कोई सरचार्ज या सेस चार्ज हो रहा है, खत्म कर दिया गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स को खत्म किया गया, सर्विस टैक्स को खत्म किया गया। काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, ये दोनों क्या होते हैं, बात को ध्यान से सुनेगा। मान लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि हम लोगों ने आईफोन इंडिया में इंपोर्ट किया।
और आपको ये बात पता ही है कि लार्जली सारे आईफोन्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ आईफोन एक्स आर जो है या आईफोन मिनी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है हैदराबाद में, लेकिन उसके अलावा आईफोन सारे के सारे इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं। और सिर्फ आईफोन्स की बात नहीं कर रहे, अगर हम लोग मैकबुक्स की बात करें जो कि लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स के बारे में बात करें, मैं यहाँ पे आईपैड यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ द आईपैड दैट आई एम यूजिंग। तो ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बन नहीं रहे, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब इंडिया की सरकार को, मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया की सरकार को अपने एक्साइज ड्यूटी का, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। अगर ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होते तो गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी मिल जाता, क्योंकि ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो रहा है। तो सरकार क्या करती है, जितना एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो रहा है उस अमाउंट के बराबर की एक और कस्टम ड्यूटी चार्ज कर देती है, जिसको कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। इसी प्रकार से अगर ये प्रोडक्ट आईफोन इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब अगर वो इंपोर्ट किसी फाइनल कंज्यूमर ने कर लिया, तो इसका मतलब उसने प्रोडक्ट इंडिया में खरीदा नहीं, प्रोडक्ट इंडिया में बिका नहीं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो फाइनली इंडिया में जब इंपोर्ट हुआ, वो इंडिया में प्रोडक्ट बिका नहीं, तो स्टेट को सेल्स टैक्स का पैसा नहीं मिला। उदाहरण देता हूँ, मैंने आईफोन अपने बिजनेस के पर्पसेस के लिए इंडिया में इंपोर्ट कर लिया, या आईपैड मैंने इंडिया में इंपोर्ट कर लिया। तो अगर मैंने आईपैड इंडिया में इंपोर्ट कर लिया तो मैंने सरकार के दो नुकसान कर दिए। पहला, क्योंकि वो आईपैड इंडिया में बना नहीं तो एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो गया। दूसरा, वो आईपैड इंडिया में बिका नहीं तो सेल्स टैक्स का नुकसान हो गया। तो सरकार कहती है भाई ये जो दो नुकसान मेरे हो रहे हैं, इस दो नुकसान की भरपाई भी तो करनी है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, कस्टम ड्यूटी के ऊपर दो ड्यूटीज और लगा देते हैं। एक, जो एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हुआ उसके बराबर की ड्यूटी। दूसरा, जो सेल्स टैक्स का नुकसान हुआ उसके बराबर की ड्यूटी। जो सेल्स टैक्स के बराबर की ड्यूटी है उसे नाम दिया जाता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, और जो एक्साइज के बराबर की ड्यूटी है उसे नाम दिया जाता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो गवर्नमेंट अपने लॉसेस को पूरा कर लेती है ऐसा कस्टम ड्यूटी लगा के। इनको भी अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी अबॉलिश हुआ, क्योंकि सेल्स टैक्स अबॉलिश हुआ, इस वजह से काउंटरवेलिंग ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज को भी अबॉलिश कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस को। ऐसे कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जिनको अबॉलिश किया गया? पहला, लोकल सेल्स टैक्स। दूसरा, लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग्स के ऊपर अगर कोई टैक्स लगता है वो। परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, सरचार्ज और सेस अगर किसी कारण से चार्ज हो रहा है तो वो भी। एक इसमें वर्ड आता है परचेज टैक्स। आपको सुन के बड़ी हैरानगी हुई होगी कि यार सेल्स टैक्स तो सुना था, परचेज टैक्स कभी नहीं सुना। तो होता ये था, और अब भी होता है, अब जीएसटी आने पे भी ऐसा होता है। होता ये था कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनको हम लोग सिन गुड्स कहा करते थे, या फिर ऐसे मैं बोलूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि किसान बेचा करता था। तो सरकार ने ये कहा कि भाई किसानों के ऊपर तो टैक्स होता नहीं है, और किसान इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि मैं किसान को बोलूँ कि भाई चल तू अपनी रिटर्न सबमिट कर, और वो अपनी रिटर्न सबमिट कर दे। तो फिर सरकार ने ये सोचा कि जो व्यक्ति किसानों से सामान खरीद रहा है हम उसके ऊपर टैक्स इंपोज कर दें। जैसे अगर फूलों की माला बनाने वाला कोई व्यक्ति है तो वह फूल किसी किसान से परचेज करेगा, तो किसान के ऊपर टैक्स ना लगा के फूलों की माला बनाने वाले के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। इसी प्रकार से काजू की बात करें, काजू उगाया जाता है, काजू उगा के वो काजू किसान किसी मैन्युफैक्चरर को दे देगा या लेटेस्ट से किसी दुकानदार को दे देगा जो कि उस काजू को फर्दर बेचेगा। तो जब किसान ने काजू दुकानदार को बेचा तो दुकानदार के ऊपर परचेज टैक्स लगा दिया जाए, क्योंकि किसान के ऊपर तो सेल्स टैक्स लगा नहीं सकते। और इस प्रकार की कुछ और ट्रांजैक्शंस, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं कि कबाड़ी,
कबाड़ी होता है ना, जो स्क्रैप डीलर होता है, अगर अंग्रेजी भाषा में बोलूँ तो स्क्रैप डीलर, तो स्क्रैप डीलर अगर स्क्रैप परचेज कर रहा है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, रादर स्क्रैप डीलर के ऊपर टैक्स लगा देंगे और उस टैक्स को बोलेंगे परचेज टैक्स। तो इस तरह के टैक्सेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, सरचार्ज, एंट्री टैक्स और ऑक्ट्राय। ये एंट्री टैक्स है, ऑक्ट्राय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने जब अकाउंट्स पढ़ा तो वहाँ पे आपने चुंगी या ऑक्ट्राय के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे बेसिकली उसी के बारे में बात हो रही है। ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनको मर्ज नहीं किया गया है? बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी का मेन 10% का जो बेसिक ड्यूटी होता है उसको मर्ज नहीं किया गया। तो याद रखिएगा, पहले बेसिक ड्यूटी चार्ज होता है गुड्स की वैल्यू के ऊपर, उसके ऊपर फिर स्पेशल ड्यूटीज चार्ज होती हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटीज और चार्ज होती हैं। तो बीसीटी को चार्ज नहीं किया, जो मर्ज नहीं किया गया। एंटी डंपिंग ड्यूटी, मैं एक एक लाइन में आपको बता रहा हूं इन ड्यूटीज के बारे में। ये कस्टम की ड्यूटीज हैं। जब कभी भी हमारी भारत सरकार को लगता है कि कोई फॉरेन कंट्री बहुत लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को इंडिया में भेज रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, तो फिर हमारी सरकार उस फॉरेन कंट्री के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है विद नेम कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। उदाहरण के तौर पे आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम में बहुत सारे क्रैकर्स चाइना से आते थे। तो चाइना वाले लार्ज क्वांटिटी इंडिया में भेजते थे, बहुत सस्ते दामों पे भेजते थे, और जिसकी वजह से जो हमारे डोमेस्टिक या हिंदुस्तान के जो पटाखे बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स थे, आपको नाम पता है, कॉक ब्रांड आता है और ऐसे और बहुत सारे, तो उनको बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो चाइना को के पटाखों के ऊपर एक ड्यूटी लगा दी जाए विद द नेम कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। इसी प्रकार से काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन द सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, चाइना या चाइना जैसे और देश, उनकी सरकारें इंडिया में गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज देती हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है जिसके लिए सरकार ने सब्सिडी दी है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर भी ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी, मतलब ड्यूटी चार्ज की जाएगी विद द नेम कॉल्ड काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑफ द सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, और इस ड्यूटी को जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, आप लोग सब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने घर का बिजली का बिल देखिएगा, आपके बिजली के बिल के ऊपर अलग से साफ इलेक्ट्रिसिटी टैक्स मेंशन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स के ऊपर कोई मर्जिंग नहीं है, वो जीएसटी से अलग रहेगा। प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, रोड टैक्स, टोल टैक्स। रोड टैक्स के बारे में बताता हूँ। रोड टैक्स इज वन टाइम पेमेंट, वन टाइम टैक्स, जो कि व्हीकल्स की सेल के ऊपर चार्ज किया जाता है। जब कभी भी व्हीकल बेचा जाता है पहली बार, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज अ रोड टैक्स। ये सारा का सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट इस पैसे को यूज करती है सिर्फ सड़क बनाने और सड़क के मेंटेनेंस के लिए। इसके बाद आता है टोल टैक्स। आपको पता है टोल्स, जो हाईवेज के ऊपर टोल्स होते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा टैक्स जो लोकल अथॉरिटी चार्ज कर रही है, उसको भी मर्ज नहीं किया गया है। अब आपको ये बात समझ आ गई कि ये जो नारा है वन कंट्री वन टैक्स, ये कितना झूठा नारा है। आप लोगों ने बहुत बार सुना है ये वाला नारा, वन कंट्री वन टैक्स। ये नारा सच्चा नारा नहीं है, झूठा नारा है, क्योंकि वन कंट्री वन टैक्स तो होता ही नहीं है हमारे देश में। वन कंट्री एंड मैनी टैक्सेस की बात होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बना दिया, लेकिन ये कह दिया जाए कि वन कंट्री वन टैक्स, ये 100% गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे बेटा, आज हमने जीएसटी का बहुत बड़ा एरिया कवर किया। नेक्स्ट क्लास हम लोग